स्टूडेंट्स होपफुली आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर, हम पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर का सर बेसिकली मतलब होता है जब हम अपनी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल और रेगुलेट करने की बातें, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बातें करते हैं, तो दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने, देखो किसी भी कंट्री के आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स उस कंट्री के अंदर फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बिना फाइनेंस के आपकी सोच ही रह जाती है, वो कागजों में ही रह जाती है, तब कभी भी हकीकत रियलिटी में टर्न आउट नहीं हो सकती। तो उसको रियलिटी में टर्न ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कि आप अपने फाइनेंस के सिस्टम को बहुत अच्छे से क्या कर सके, स्ट्रांगली बिल्ड कर सके। जब भी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस की जरूरत है, बैंक्स को लिवरेज दो, बैंक्स को फ्रीडम दो, ताकि उनके पास भी थोड़ी ऑटोनॉमी हो, वो खुद से भी डिसाइड कर सके। ऑफकोर्स एक बहुत बहुत सेंसिटिव एक एरिया है फाइनेंस, क्योंकि अगर हम बैंक को ज्यादा लिबर्टी दे देंगे तो पैसे लेके भाग गए तो भी नुकसान है। तो मतलब करना क्या है, करना बेसिकली ये है कि ना उनको कंट्रोल भी करना है, लेकिन ज्यादा रेगुलेट भी नहीं करना। ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको एक तरीके से शो करना है कि दैट हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम आपको बांधना नहीं चाहते हैं। हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे, उस फ्रेमवर्क पे रह के आप जितना जो जैसे करना चाहो ये आपकी कॉल होगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक तरीके से फॉरेन के बैंक्स को, इंडियन बैंक्स को एक तरीके की क्या दी, लिबर्टी दी, ऑटोनॉमी दी अपने ऑपरेशंस पे। कैसे दी, क्या किया, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर जो जरूरत थी वो क्या थी, वो थी आरबीआई के रोल को चेंज करने की। सबसे पहले जरूरत क्या थी, आरबीआई के रोल को चेंज करने की। तो चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। सबसे पहली जरूरत किसकी थी स्टूडेंट्स, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रोल को चेंज करने की। अब ये आरबीआई के रोल को चेंज करने की जरूरत क्या थी, पहले स्टूडेंट्स क्या था, पहले जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था 1991 से पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। रेगुलेटर का मतलब क्या था, वो सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करता था, किसी भी तरीके से फैसिलिटेट नहीं करता था। जैसे मान लो मैं आऊं सुबह आपके एक चाटा मार दूं, ठीक है, अबे चल क्या कर रहा है, उठ खड़ा हो ये काम कर, फिर दिन में आऊं फिर बोलूं अबे ये क्या कर रहा है, ऐसे कर वैसे कर। मतलब मैं आपको कहा केवल रेगुलेट करने में लगा हूं, कभी फैसिलिटेट नहीं करता, कभी आपके साथ बैठ के आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, बस बोल दिया कि ऐसे कर वैसे कर, ये होगा वो होगा, ये करने में लगा पड़ा हूं। ठीक है, फैसिलिटेट करने का मतलब क्या है, फैसिलिटेट करने का मतलब है आपका मैक्सिमम लेके आना, अपनी चीज को इंपोज नहीं करना, ये समझना और जानने की कोशिश करना कि आप अपना मैक्सिमम कहां पे दे सकते हो और आप अपना मैक्सिमम कैसे दे सकते हो, ये जानने और समझने की कोशिश करने को फैसिलिटेशन कहा जाता है। तो आरबीआई पहले क्या करता था स्टूडेंट्स, आरबीआई पहले बैंक्स को रेगुलेट करने की कोशिश करता था। मतलब रेगुलेट करने का मतलब अपने अकॉर्डिंगली जो भी रेशोज है अपने अकॉर्डिंग बनवाना, हर तरह की जो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीजें क्या करते थे, ये अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सबसे पहले बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आरबीआई ने क्या किया, कमर्शियल बैंक को फ्रीडम दे दी कि आप बिना आरबीआई के पूछे काफी सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है आप अपने ओन पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि भाई आपको अपने सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना है, ये आपकी कॉल होगी। आपको अपने एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है, ये आपकी कॉल होगी। आप अपने कस्टमर का बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना चाहते हैं, ये आपकी कॉल होगी। आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर सिक्योरिटीज कैसे रखना चाहते हैं, ये आपकी कॉल होगी। ठीक है, तो कुछ चीजें जिसमें आप इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं बिना कस्टमर का जो सिक्योरिटी है उसको सफर करे। ठीक है, वो सब चीजें किसको दे दी गई, वो सारी परमिशन आरबीआई को बोला गया कि आप सीधा किसको दे दो, कमर्शियल बैंक को दे दो, उनको दे दो ऑटोनॉमी, सो दैट वो अपने ओन पे डिसीजन ले सके और काम कर सके बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये सबसे पहले किया गया। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट क्या किया गया, रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीआरआर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको मैक्रो के टॉपिक से ये याद होगा कि बैंक को क्या करनी पड़ती है, बैंक को हर अपने डिपॉजिट के ऊपर क्या करनी पड़ती है, हर अपने डिपॉजिट के ऊपर कुछ रेशोज मेंटेन करनी पड़ती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और आपके पास कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये करनी पड़ती है मेंटेन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या था, ये रेशोज पहले बहुत हाई 20, 25, 30% तक पहुंचा जाया करती थी, जिससे बैंक्स को प्रॉफिट ही नहीं होता था। क्योंकि जब तुम ज्यादा से ज्यादा पार्ट रिजर्व बना लोगे, जब तुम ज्यादा पार्ट रिजर्व का रख लोगे, जिसमें सीआरआर, स्टूडेंट सोचो सीआरआर तो बैंक को कहीं से भी फायदा कमर्शियल बैंक को नहीं देता। क्यों, मान लो सीआरआर 15% हुआ करता था, अब 1000 रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपए पे 15,000 रुपए पे क्या हुआ, 150 रुपए तो तुमने रख लिए 15% के हिसाब से। अब 1000 रुपए पे 150 रुपए तुमने रख लिए, बचेंगे सिर्फ 850 रुपीज।
पे कैसे काम चलाएगा बैंक, ठीक है। तो इसलिए, और वो भी एक 150 पे तुम मुझे कोई इंटरेस्ट कोई कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ बेनिफिट थोड़ा बहुत भी दो, मार्केट से कम भी इंटरेस्ट दोगे तो भी मेरा फायदा होगा। लेकिन इसीलिए क्या किया गया स्टूडेंट, इस एसएलआर और सीआरआर के रेशो को कम कर दिया गया। आज ये सीआरआर एसएलआर का रेशो 4%, 3% ऐसे होवर करता है, इसके आसपास घूम रहा होता है। तो जब बैंक क्या कर सकता है, जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देगा तो उसके पास क्या होगा, उसके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपने पास जो इनकम का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सीआरआर और एसएलआर को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बैंक जिस पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया गया, प्रॉफिट के पर्पस के लिए लोन देके प्रॉफिट कमाऊंगा, वो उसका पर्पस ही ना छोड़ो आप, ठीक है। तो इसलिए एसएलआर और सीआरआर जो थे उनको स्टूडेंट क्या किया गया, उनको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ में स्टूडेंट्स क्या किया गया, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब यहाँ पे एंट्री करवाई गई किसकी स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की, मतलब जितने भी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के होते थे उनको भी एंट्री करवाई गई। कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, ज्यादातर बैंक जो थे गवर्नमेंट के हुआ करते थे। अब स्टूडेंट्स क्या किया गया, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक के इमरजेंस के ऊपर भी ध्यान दिया गया। अगेन सेम आइडिया, कंपटीशन, कि पब्लिक सेक्टर के बैंक जो पहले कंपटीशन नहीं फेस करते थे अब क्या हो, अब क्या हो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो भी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, एचएसबीसी बैंक, इन सबको बुलाया, ठीक है। इसका फायदा क्या, इसका फायदा स्टूडेंट डायरेक्ट मिलता था कस्टमर्स को और इंडस्ट्रीज को। जितने ज्यादा बैंक होंगे उतना ज्यादा लोन अवेलेबल होगा, जितना लोन अवेलेबल होगा मतलब सप्लाई ज्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कम, क्योंकि हर बैंक चाहेगा कि आप मुझसे लोन लो, मुझसे लोन लो। तो कस्टमर सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा मैं तो उससे लोन लूंगा। इसलिए स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक के इमरजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया गया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसी के साथ साथ इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, फॉरेन से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि फॉरेन से आने वाली कंपनीज केवल किसी किसी बिजनेस में केवल 10% इन्वेस्ट करेंगी, किसी में 25% करेंगी, किसी में 28% करेंगी। इस लिमिट को स्टूडेंट रिवाइज किया गया और क्या कहा गया, ये कहा गया कि आप फॉरेन से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले क्या था कि अगर कोई बैंक फॉरेन का इंडिया में काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, इंडियन कंपनी 75% इन्वेस्ट करेगी और फॉरेन की कंपनी केवल 25%। तो 25% से इतनी दूर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा ना आएगा कोई भी, आप समझ सकते हो मेरी बात को। इसलिए उनको और ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए और उनको और ज्यादा अपने देश में लाने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, उनको और ज्यादा अपने देश में लाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। और इनफैक्ट जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है स्टूडेंट, ये कितनी कर दी गई, ये 51%, 50% बैंकिंग सेक्टर के अराउंड, तो अगर हम बात करें तो कितनी कर दी गई, 50% तक कर दी गई थी, ठीक है। जिससे कि फॉरेन के जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन के देश है, वो जो भी अपना यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं और पहले डर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट रिस्ट्रिक्ट है, उस लिमिट को क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, बढ़ा दिया गया। बढ़ाने का जो मोटिव था वो सिर्फ इतना ही था कि उनको हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा सके, राइट, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इंक्रीज इन फॉरेन सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब उन इंडस्ट्रीज को इंडिया में बुलाया गया और कैपिटल मार्केट का एक्सेस भी दिया गया। मतलब पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले ये था कि फॉरेन की जो कंपनीज थी वो इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, ना इंडियंस को अलाउड था,
इससे क्या था, इससे अगेन हमने कहीं ना कहीं फॉरेन कैपिटल के सोर्स को अपने देश में, क्योंकि हम कोशिश करते थे इनवर्ड लुकिंग अपने देश में ही करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, इनवर्ड लुकिंग के लिए उनके देशों को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। अब हमने क्या किया, एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान किया और कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फॉरेन के जो इतने भी इंस्टीट्यूशन थे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे, कंपनीज थे, उन सबको इन्वेस्टमेंट करना अलाउड किया, जिससे कि शेयर मार्केट के अंदर एक तरीके से आप कहते हो एक बहुत बड़ा क्या आया, बहुत बिग जंप आया, क्योंकि अब आपने एक तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अलाउ कर दिया कि हाँ आपको भी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का। तो बेसिकली स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन रिफॉर्म्स को स्टूडेंट्स क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि कंट्री के अंदर जो फाइनेंस की जो गाड़ी है, तो फाइनेंस है उसको क्या किया जा सके, काफी हद तक स्टूडेंट क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलो